स्टूडेंट आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिसेस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वही मैट्रिसेस होता है। लेट्स से एक मैट्रिक्स में लाइट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 1 2 3 4 की, और इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक बात अपन कर लेते हैं सबसे पहले कि यार मैट्रिक्स की जो डेफिनेशंस होती है वो है क्या। तो मैट्रिक्स में जो फंक्शंस होते हैं, जो नंबर होते हैं, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और जब हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज कर दें तो वही क्या कहलाने लगती है, मैट्रिक्स कहलाने लगती है। यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस का मतलब है जो मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वही मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस भी गिवन है, देखिएगा। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। तो नंबर और फंक्शंस को ही हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जो किस फॉर्म पे अरेंज है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज होती है। रेक्टेंगुलर फॉर्म पे इसको अरेंज किया जाता है। और नंबर ऑफ रोज़ और यहाँ रोज़ और कॉलम्स की अपन बात कर लेते हैं। तो रोज़ और कॉलम्स पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि मैं यहाँ बात करूँ 1 2 3 4 क्या है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के वो क्या होंगे, 1 2 3 और 4 होंगे। अब हम बात करते हैं रो की और कॉलम किसको बोलते हैं। तो जो वर्टिकल अरेंज होता है, वर्टिकल अरेंज को हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, कॉलम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कॉलम। और हॉरिजॉन्टल को जनरली क्या पढ़ते हैं, क्या रीड करते हैं, रोज या हम लोग रीड करते हैं। तो मैं यदि यहाँ पे बात करूँ तो जो क्या है आपकी रो है, और जो क्या है आपका कॉलम। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ रो और कॉलम की, तो रो और कॉलम यहाँ पे भी जो क्या है आपका रो है, और यहाँ पे इसको भी क्या बोलोगे आप, कॉलम बोलोगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट रिप्रेजेंटेशंस होता है हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से आप लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट की अपन बात कर लें, एलिमेंट का जो एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट अपन बोल सकते हैं इसको, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। जनरली क्या रहता है, AIJ। एक आई क्या रिप्रेजेंट करता है, अच्छा आई और जे दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यदि मैं आई की बात करूं तो आई क्या बताता है, पोजीशन ऑफ रो को बताता है। आई क्या बताता है, पोजीशन ऑफ रो को। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको रीड करना है। और जे क्या बताता है, जे रिप्रेजेंट करता है पोजीशंस ऑफ कॉलम को बताता है। जैसे इसको यदि हम इसकी बात करें, इस एलिमेंट की 1 की, तो 1 को जनरली क्या A11 बोलोगे, इसको क्या बोल सकते हैं, A12 A13 A21, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, A22। अब यदि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, A11, इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A12, इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 21 A21, और इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 22। यदि A11 की मैं जैसे इसको रीड करके दिखाता हूँ 21 को, तो 21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशंस होता है वो क्या बताता है। एक तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, रो, और फिर सेकंड में क्या लिखा जाता है, कॉलम्स को। ठीक है, रो और कॉलम्स को रिप्रेजेंट। पहला क्या बताएगा, रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। जैसे इसकी मैं बात कर रहा हूँ 22 की, तो 22 में से 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड रो, और जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि इसमें रिप्रेजेंटेशंस आपको आना चाहिए, और किस तरीके से मैट्रिक्स तैयार हो रही है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर बात आ जाती है इसके ऑर्डर की। देखिए ऑर्डर क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ रोज, हम नंबर ऑफ रोज को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, m, और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, n। तो जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसको हमेशा क्या लिखा जाता है, m क्रॉस n लिखा जाता है। जैसे m क्रॉस n, ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n पे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो रोज कितनी है, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 2, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का। एक मैट्रिक्स फिर राइट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो रोज़ कितनी होती हैं, रो कितनी है यहाँ पे, 1 2 3, तो रो कितनी हो गई, 3, और कॉलम कितने हो गए, 1 2, तो कॉलम कितना जाएगा, 1 2। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यदि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करता हूँ, तो जो ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशंस होता है, ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशंस मतलब 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशंस क्या जाएगा, मल्टीप्लाई क्या जाएगा, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6। देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 6। चलिए
नेक्स्ट आपको सबसे पहली चीज़ तो रिप्रेजेंटेशंस क्लियर हो गया मैट्रिक्स का, ऑर्डर आपको क्लियर हो गया, पोजीशंस आपको पता चलेंगी कि कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट की पोजीशंस की बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि यार जो आपका -2 है जो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखोगे कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो यदि मैं बात करूँगा -2 के लिए एलिमेंट की पोजीशंस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे A32 होगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड रो और थर्ड रो सेकेंड कॉलम, रो और कॉलम को बता रहा है। जैसे मैं 4 की बात कर लूँ आपसे, तो 4 में यदि आप देखोगे 4 के लिए तो सेकेंड रो, यस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो पहले क्या रिप्रेजेंट होता है, रो, और सेकेंड क्या होता है, कॉलम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की अपन बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, डायगोनल्स मैट्रिक्स होता है, स्केलर, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बात करते हैं कि यार टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। देखिएगा ध्यान से, रो मैट्रिक्स की अपन बात करते हैं। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि सिंगल रो और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हो सकते हैं। देखिएगा इसमें मैं एग्जाम्पल भी लिया हूँ, यदि हम एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करें इसके लिए तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है रो मैट्रिक्स के लिए, वो देख लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं, और भी बना सकते हैं। मैंने आपसे बोला कि इसमें क्या होता है, सिंगल रो होती है। तो देखिएगा सिंगल रो 1 2 3 कुछ इस तरीके से याद रखिएगा। जब भी रो मैट्रिक्स की बात होती है तो सिंगल रो होगी, और यदि मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं तो सिंगल कॉलम होगा। यदि मैं यहाँ पे रो की काउंट करूं तो रो कितनी है 1, लेकिन कॉलम्स कितने हैं 3। तो कॉलम्स ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन रो क्या होनी चाहिए 1। देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट भी है, रो क्या होती है 1 और कॉलम्स क्या होते हैं n। आपको पहले से ही बता चुका हूँ मैं कि नंबर ऑफ रो को किससे डिनोट करते हैं m से, और नंबर ऑफ कॉलम्स को किससे डिनोट करते हैं n से। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगल रो होती है और एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, कॉलम। यदि मैं बात करूं कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंगल कॉलम होते हैं और एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, आपके पास रो हो सकती है। मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे 1, और यहाँ पे यदि मैं बात करता है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू भी क्या हो सकती है यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो आपको ध्यान रखने हैं कि सिंगल क्या होता है, कॉलम होता है, और एक से ज़्यादा क्या हो सकती है, रो हो सकती हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। मतलब ये क्या बताता है, m इक्वल्स टू n को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितने कॉलम्स होंगे उतने ही क्या होती है, रो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि हम देखें तो रो कितनी है 1 2, और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2। तो मतलब जो कितने क्रॉस कितने की है, 2 क्रॉस 2। देखिए नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कैसे है, 2 है। यदि मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो रो कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 3। तो मतलब जो कितने क्रॉस कितने की होगी, 3 क्रॉस 3। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। डायगोनल्स मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स मैट्रिक्स आपको क्लियर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा डायगोनल्स मैट्रिक्स, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल डायगोनल। इसकी खास बात है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। तो वो क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का देखिए लिखने का भी तरीका आपको आना चाहिए। कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल लिखा हुआ है DIG, मतलब उसका एब्रिविएशंस है DIG, मतलब डायगोनल्स, और हम प्रिंसिपल डायगोनल पे को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इस पे जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसका मतलब जो हुआ कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होती है उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि देखिए ना, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी का मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1, और बाकी सब एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो डायगोनल्स हैं
आइडेंटिटी है, स्केलर है, जो सभी के सभी किस में आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में आते हैं। जो एक्चुअल में स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप है, स्केलर हुआ, आइडेंटिटी हुआ और आपका डायगोनल हुआ। स्केलर की बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम, बाकी सब क्या होने चाहिए, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। आइडेंटिटी में ध्यान क्या रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, बाकी सब क्या होना चाहिए, 0। स्केलर में क्या ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम, बाकी सभी क्या होना चाहिए, 0। और तीनों के तीनों किसके अंदर में आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में आते हैं। तो जो थोड़ा सा तीनों को ना विशेष तौर पे मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि तीनों इंपॉर्टेंट भी हैं और तीनों कंफ्यूजिंग वाले भी हैं। तो आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करके पढ़िएगा, है ना। कंपेयर करके पढ़ोगे तो बहुत जल्दी याद हो पाएगा। स्केलर का मतलब समझ में आएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअल में जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्केलर भी है। जी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो सबके सब किस में आती है, स्केलर मैट्रिक्स में आती है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है, वो कहता है कि जब हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो कंपेयर तभी कर पाओगे जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो पोजीशंस मैंने आपको बताया था, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, तो एड्रेस ऑफ जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो एड्रेस ऑफ एलिमेंट भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिएगा, यदि मैं बात करूं दो मैट्रिक्स के, देखिए क्या बोल रहा है, मैट्रिसेस में इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यदि ऑर्डर सेम हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे मैंने अभी आपको यदि मैं आपको पीछे आपको बताया था कि जो एड्रेस ऑफ एलिमेंट होते हैं वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एड्रेस ऑफ एलिमेंट का मतलब ही है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, एक दूसरे से आप कनेक्टिविटी बनाए रखोगे तो 100% आगे आने वाली चीज़ें भी आपको क्लियर समझ में आएगी, इस बात की गारंटी है। तो यदि मैं बात करूं इक्वलिटी, तो इक्वलिटी में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने। एक, सबसे पहली चीज़, इक्वलिटी का मतलब ही होता है कि दो चीज़ों के बीच में आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयर तभी कर पाओगे जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हो, सेम हो, एक, और दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स मैंने राइट किया, जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू ले लिया, और एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया बी। और मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, जैसे मैं पहले से मुझे एक कंडीशन ले लेते हैं, यदि ए इक्वल बी है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल। क्यों है, क्योंकि इनके ऑर्डर कैसे हैं, सेम है। इनके ऑर्डर कैसे हैं, सेम है, 2x2 पहली चीज़। तो यदि दोनों इक्वल है ना तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। देखिएगा, तो x की वैल्यू मतलब x किस पे बैठा हुआ है, 11 पे, और 1 किस पे बैठा हुआ है, पोजीशन वैल्यू ऑफ 11 पे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 1। यदि मैं y की वैल्यू की बात करूं तो आपको पता है y किस एलिमेंट का है, 12 का है, 2 किसका है, 12 का। तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या है, y बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये किसका एलिमेंट है, 21 का। ये भी किसका एलिमेंट है, 21 का। तो z बराबर क्या आ जाएगा, 3। w की बात करें तो 22 पे है, तो 22 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1, तो w बराबर क्या जाएगा, -1। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमको पता है पहले से कि यार दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इक्वलिटी में कि इक्वलिटी कब होती है, जब ऑर्डर सेम हो, और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अभी अपन ना पूरी डेफिनेशंस पे डिस्कस कर रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज। क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से ट्रांसपोज में, तो ट्रांसपोज जब आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब आपको निकालते बन जाए तो आप सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक निकाल पाओगे। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि मैं आपको बताऊं सिमेट्रिक, पहले तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोज, और फिर क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक किससे बनेगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से बनता है। तो ट्रांसपोज किसको बोलते हैं, अपन पहले उस पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा,
ट्रांसपोज क्या कहता है? वो कहता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? जब हम रो और कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वही क्या बन जाती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है। तो अपन सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? ट्रांसपोज। देखिएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की अपन बात कर लेते हैं। तो क्या है इसका मतलब? इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स कैसे? इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स में कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अ मैट्रिक्स ए 1 2 3 4। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं और रिप्रेजेंट क्या है ट्रांसपोज का? तो रिप्रेजेंटेशन होता है या तो हम ए की पावर टी दे दें या फिर इसी को डैश से भी डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए की पावर टी या ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने आपसे बोला कि जब आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इसकी रो में कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है? 1 2, तो उसका क्या बना दीजिए आप? कॉलम। इसमें क्या आ रहा है? 3 4, तो 3 4 किस में आ रहा है? रो में, तो उसका क्या बना लीजिए आप? कॉलम। तो ये क्या कहलाएगा? आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। रो कॉलम को जब इंटरचेंज कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। और भी प्रॉपर्टी है, पहले अपन देखते हैं सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। क्या है? सिमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सिमेट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रांसपोज करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, यदि वही उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो क्या कहलाता है? इसकी सिमेट्रिक कहलाता है। ए डैश बराबर यदि ए आ जाए, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही मिल जाए मैट्रिक्स, तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए, एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, जैसे 1 2 2 3। एक एग्जांपल लेना है, अपन छोटे छोटे एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे तब तो मज़ा आएगा। अपन क्या कर रहे हैं? अब देखिए, इसकी रो क्या है? रो 1 2, तो ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? आपका कॉलम। इसकी रो पे अपन फोकस करते हैं तो क्या है? रो 2 3, तो उसका कॉलम क्या बन जाएगा? 2 3। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ए डैश बराबर क्या आ गया? ए आ गया। तो आप क्या बोल सकते हैं? ए क्या है? ए क्या जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। यही तो खास बात है सिमेट्रिक की। क्या सिमेट्रिक क्या कहता है? कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और फिर से वही मैट्रिक्स मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक। इसके सिमेट्रिक की बात करें, इसकी सिमेट्रिक क्या कहता है? उस पर अपन फोकस करते हैं। इसकी सिमेट्रिक में वो कहता है कि जब आप ट्रांसपोज करते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको क्या मिल जाए? नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाए, उसका साइन चेंज होके मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? इसकी सिमेट्रिक। अब इसकी सिमेट्रिक की खास बात है कि एग्जाम्पल से समझोगे मज़ा आएगा। इसकी सिमेट्रिक कहता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिंसिपल डायगोनल कैसे होने चाहिए? 0। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए? 0। और दूसरी चीज़, आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, वो मिरर का काम करता है। किसका काम करता है? मिरर। यदि यहाँ -2 हुआ तो यहाँ पे क्या जाएगा? +2 आ जाएगा। बड़ा सिंपल, बहुत छोटा एग्जांपल लिया मैं आपसे। मैंने आपसे क्या बोला कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, क्या प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। और जो प्रिंसिपल डायगोनल होती ना, वो किसका काम करती है? मिरर का। मिरर का मतलब क्या हुआ कि साइन को चेंज कर देना। -2 का जगह क्या जाएगा? +2। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। मैंने आपसे बोला कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको क्या कर लीजिए? 0। और वही किसका काम करेगी? मिरर का। यदि यहाँ +2 है तो यहाँ पे क्या जाएगा? -2। यदि यहाँ पे 3 है, -3 है तो यहाँ पे क्या जाएगा? +3। यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या जाएगा? -4। मैं आपसे वही तो बोल रहा हूँ कि ये किसका काम करती है? मिरर का। देखिए, -2 है तो क्या हो गया? +2। -3 है तो क्या हो गया? +4 है तो क्या हो गया? -4। मिरर का काम क्या है? इमेज को चेंज करना। यदि माइनस का साइन है तो वो क्या बना देता है? प्लस। और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए? अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन इसका क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज। अब देखिए, यदि मैं इसकी रो की बात करूँ तो इसके रो में एलिमेंट क्या आ रहे हैं? 0 2 -3, तो उसका कॉलम बना दीजिए 0 2 -3। सेकेंड रो में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? -2 0 4। थर्ड रो में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 3 -4 0। 3 -4 0।
चलिए देखते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब है अंदर के साइन का चेंज होना। 0 है, यदि ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2, 3 है तो क्या हो जाएगा -3, 2 है तो क्या हो जाएगा -2, 0, -4 है तो क्या हो जाएगा +4, -3 है तो क्या हो जाएगा +3, -4, 0। देखिएगा ध्यान से, यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ऑफ ए के इक्वल है। देखिए ए मैट्रिक्स के इक्वल है तो ए डैश बराबर क्या हो गया -a, और यही क्या है, इसकी सिमेट्रिक का प्रूफ है। तो हम छोटे से एग्जांपल से समझे क्या खास बात ध्यान रखनी है आपको। इसकी सिमेट्रिक की खास बात क्या है, खास बात है कि उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0, और जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है वो मिरर का काम करती है। मैंने आपको मिरर भी बना के दिखाया हूँ और उसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बोल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। बहुत खास बात है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक निकालते हैं और उसका सम करते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आती है। इस बात का आप ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आप आगे पढ़ोगे तब मैं आपको और अच्छे से डिफाइन करूँगा। और देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप 2 टाइम्स डैश लेते हैं, है ना, डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज है। जब आप 2 टाइम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आती हैं। यदि आप दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, आपको ध्यान रखना है इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। देखिए इनकी पोजीशंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हैं, देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूँ। इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 ऑफ a डैश है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2a डैश लिख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, -1, 1, 2, 3, 4 जो भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें डिवीज़न नहीं होता, केवल इसमें मल्टीप्लिकेशंस होता है, एडिशन होता है ना, सब्ट्रैक्शंस भी आप इसमें ले सकते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक का जो सम होता है वो मैट्रिक्स के क्या आता है, इक्वल आता है। देखिए मैंने आपको बता चुका था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन रिप्रेजेंट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। देखिए ये क्या है आपके पास, सिमेट्रिक, ये क्या है, सिमेट्रिक, और इसको क्या है बोलोगे आप, इसकी सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक। दोनों का सम किसके इक्वल आया, मैट्रिक्स के इक्वल आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है जी, देखिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, और इसको क्या बोला जाता है, -1। हम लोग जनरली इसको क्या लाइट कर लेते हैं, P, और इसको क्या लाइट करेंगे क्वेश्चन पे, Q, और दोनों का सम निकालोगे P + Q का तो वो मैट्रिक्स के क्या आता है, इक्वल आता है। वो मैट्रिक्स के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये देखिए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक की कंडीशन है ये, और ये क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। नोट पॉइंट क्या बोल रहा है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ इसकी सिमेट्रिक। देखो मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, जो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों में हमें फोकस करना है, और हम 0 लेवल से लेके चल रहे हैं। 0 लेवल से हम लोग बहुत हाई लेवल पर जाएंगे। आपको मैं आगे चल के आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूँ, और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक मैं दूंगा जो आपको आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। जैसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या दे सकते हैं, जैसे NDA हुआ आपका, JEE हुआ, CUT हुआ, इस पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ नहीं है, जो आप 11th-12th का पढ़ते हैं वही चीज़ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, अपना बेस क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, और वही चीज़ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पे भी देखने के लिए मिलेगी। बोर्ड एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो चीज़ बोर्ड एग्ज़ाम में आती, यदि उसकी हम शॉर्ट ट्रिक सीख लें तो वही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम आएगी। उस पर हम लोग फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, MCQs हैं। मैं बताऊँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ यार x² की वैल्यू x² = 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, और x = 4 है। बहुत सारे बच्चे ना इसका आंसर भी 2 देते हैं और इसका आंसर भी 2 देते हैं। ये तो सही है लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, अब आप सुनिएगा। ये 9th-10th का कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल की जितनी पावर होती ना, उतने ही उसके रूट्स निकल कर आते हैं। रूट्स या उसको क्या बोलते हैं, जीरोस।
वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, जीरोस। यहाँ वेरिएबल्स क्या है, x, तो पता है x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो कितनी वैल्यूज आनी चाहिए थी, 2 आनी चाहिए थी, तो यहाँ 2 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए +-2, जो सही है। एक क्या जाएगी +2 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या जाएगी -2, और इस पर वेरिएबल्स की पावर कितनी है 1, तो बिल्कुल जी सही है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज होता है कि क्या लिखना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखिए वेरिएबल्स की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके रूट्स निकल कर आते हैं। रूट्स को क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं। अभी तक हम लोग ने थ्योरी पोर्शंस कवर किया था मैट्रिसेस का। आज उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे दो मैट्रिक्स का एडिशन होता है, या कैसे दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शंस होता है, या किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में किस तरीके से किया जाता है, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो थ्योरी पोर्शंस हमने कवर किया उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ना बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेट अ मैट्रिक्स 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 2 4 -3 1। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ एडिशन, कि यार दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है। a + b की अपन बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है, हम लोग जो एडिशन करेंगे वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रिस्पेक्ट में किया जाता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कैसे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या, 11 आपको पता है पोजीशन वैल्यू दोनों एलिमेंट की, 1 + 2 12 2 + 4 21 3 +-3 4 22 4 + 1, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या जाएगा 1 2 3 2 4 6 माइनस, आपको पता प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 3 कितना हो गया 0 4 5, जो आपका आंसर आ चुका है a + b। बहुत सिंपल है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है। इसी पे हम लोग क्या देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शंस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यार कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शंस क्या होता है। जैसे a - b ही मैं ले लेता हूँ, इस पर भी हम लोग क्या देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की ही बात करते हैं। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शंस तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम। देखो इसके ऑर्डर क्या है 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 2, इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। यहाँ पे देखते हैं a - b करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 1 - 2 कितना जाएगा -1, 2 -4 -2, 3 माइनस क्या हो जाएगा +6, 4 -1 कितना जाएगा 3, तो a - b भी आपके पास आ गया। एडिशन भी आपको समझ में आ गया होगा और सब्ट्रैक्शंस भी। अब मैं एक स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2a की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँगा, जो मैट्रिक्स a है उसके सभी एलिमेंट के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 जा और 2 1 जा 2 2 6, और यहाँ क्या जाएगा 8, 2 × 2 की अभी भी। तो स्केलर क्वांटिटी भी बहुत सिंपल है। तो एडिशन भी आपको क्लियर हो गया, सब्ट्रैक्शंस भी क्लियर हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेते हैं और स्केलर, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ उस स्केलर क्वांटिटी का क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। चलिए हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5th नंबर पे। आपको मैंने समझाया था कि यार इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर हमने डिस्कस किया था। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन हो रहा है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कराया जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखते हैं। जैसे 11 का एलिमेंट यहाँ पे क्या बैठा हुआ है 12, तो 3c + 6 बराबर क्या जाएगा आपके पास 12, तो 3 6 12 - 6 3c 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई 2। सेम यहाँ पे 22 पे देखते हैं, 22 का एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है -4, तो 2 - 3b बराबर कितना जाएगा -4 -3b -4 -2 -3b -6, तो b बराबर कितना आ गया 2, b भी निकल कर आ गया। अब हम देखते हैं a-, अब दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखते हैं 21 की, 21 और 12 की। तो सबसे पहले 12 देख लेते हैं, a - d बराबर कितना आ रहा है आपके पास, कंपेयर करोगे तो 2, और 21 का एलिमेंट क्या आ रहा है आपके पास, 21 का एलिमेंट कितना है -8,
इक्वेशंस 1, इक्वेशन सेकंड आपने पढ़ा है 10th क्लास में। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की 2 से 3 मेथड हम लोग ने पढ़ा था। एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्सटीट्यूशंस। तो एलिमिनेशन इजी है, एलिमिनेशन कम देखिएगा, मैं दोनों को ऐड करता हूँ 1 + 2 को, आपको पता है माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, a + a कितना जाएगा 2a, 2 - 8 -6, तो a बराबर कितना हो गया -3। ठीक है, इसको पुट कर दो इक्वेशंस 1 में, पुटिंग इन इक्वेशंस 1 -3 - d बराबर 2 माइनस यहाँ पे हम लोग चेक कर लें -d बराबर 2 + 3 -d बराबर 5, d बराबर कितना आ गया -5। हमसे पूछा क्या गया AB - CD की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है AB - CD की वैल्यू पुट करना है आपको। A की वैल्यू कितना है -3, B की वैल्यू कितनी है 2, C की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू कितनी है -5। कितना जाएगा कैलकुलेट करने पर माइनस प्लस 10 4, आंसर कितना जाएगा इसका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर बेस्ड। जैसे इसकी मैं अभी आपको बताया था ना, स्केलर क्वांटिटी की मैं बात कर रहा था आपसे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसके साथ, इस मैट्रिक्स के साथ, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। क्या पूछ रहा है जी, x - y, मतलब हमें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, x और y वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ हो रहा है, मतलब स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे क्या है 2, तो इस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई सबसे पहले इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ आपको करना पड़ेगा। एंड देन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस साइन, तो प्लस का और फिर दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है एडिशन, और फिर उसको क्या कराना है कंपेयर। मतलब हमें 3 चीजें पता होनी करनी है यहाँ पे। 3 चीजें कैसे, एक मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना सिखाया, एक दूसरा एडिशन करना सिखाया, और तीसरा मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो तीनों यहाँ पे हमें जरूरत पड़ने वाली है। मतलब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन कैसे हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 3 चीज़ों के कॉन्सेप्ट से मिलकर जो क्वेश्चन तैयार हो रहा है और आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, 2 × 1 = 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ 6, 2 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ 0, 2 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो 2x। क्लियर है। देन प्लस क्या आ रहा है y0 1 2 एंड देन 5 6 1 2 1 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडिशंस करेंगे। मैंने स्केलर क्वांटिटी आपको बता दिया। अब एडिशंस कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब 11 के साथ 11 का मल्टीप्लाई, मतलब 2 + y, 6 + 0, 6 + 0, 0 + 1, 0 + 1, 2x + 2, 2x + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 6 1 8। अब हम यहाँ पे देखते हैं, फिर से इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं, 1 6 2x + 2, यहाँ पे कंपेयर 5 6 1 8। अब हम कंपेयर कर रहे हैं एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 + y बराबर क्या जाएगा 5, 2 + y बराबर क्या जाएगा 5, तो y बराबर कितना आ गया 3। नेक्स्ट 2x + 2 बराबर कितना हो गया 8, 2x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया था, x y नहीं पूछा, हमसे पूछा गया था x - y, मतलब 3 - 3 कितना आ गया आंसर 0। क्लियर है। मतलब 3 चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, 3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा था और उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, देखिएगा, इफ़ 3a - b की वैल्यू दे रखा है इसने और b की वैल्यू भी डिफाइन करा, लेकिन पूछ क्या रहा है मैट्रिक्स A की वैल्यू। सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आएगा। अब यहाँ पे आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली, सब्ट्रैक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है। हम लोग क्या करेंगे, इस B की जो वैल्यू दे रखा है, B जो मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए देखिएगा, 3a - b = 5 0 1 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है हेडेक। 3a b की वैल्यू यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 3 2 5 = क्या आ गया 5 0 1 1। अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, आपको पता है शिफ्टिंग होती है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो साइन चेंज होता है, तो आपको बिल्कुल पहले से पता है। यहाँ पे क्या जाएगा +4 3 2 5,
नेक्स्ट इसके बाद की स्टेप क्या होगी, एडिशन की बात कर रहे हैं। एडिशन क्या हो जाएगा, 5 + 4 9, 0 + 3 अभी सिखाया मैंने आपको 3, 1 + 2 3, 1 + 5 6, कुछ भी नहीं, सिंपल था। आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही एडिशन होता है। 11 के एलिमेंट के साथ 11 के एलिमेंट का एडिशन, 12 के साथ 12, 21 के साथ 21 का और 22 के साथ 22। हमसे तो पूछा गया एक ही बार है तो क्या जाएगा यहाँ पे 1/3। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर वही स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे क्या बन गया 1/3। आपको मैंने बताया था स्केलिंग फैक्टर का अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है 1/3, तो 1/3 का अंदर क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। मतलब कुल मिला के 3 से हम लोग क्या डिवाइड, 3 से उसको क्या करने वाले डिवाइड, 3 1 1 2, जो आपका आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल है। हम जो कॉन्सेप्ट सीखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलिंग फैक्टर का, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है। देखिए जो पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हम PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिएगा क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स ए की वैल्यू पूछा, क्या गिवन है, एक इक्वेशंस गिवन है आपके पास, मैट्रिक्स गिवन है बी की और सी की, और आपसे पूछा जा रहा है ए। अब पता है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना इक्वल टू 0, जो एक्चुअल 0 नहीं, जो क्या है 0 मैट्रिक्स है। क्या है ये 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ जब आप लेफ्ट साइड वाले पार्ट में मैट्रिक्स को पुट करोगे तो राइट हैंड साइड में 0 मैट्रिक्स से क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेयर कराना होगा। देखते कैसा क्या है हमारे पास। जो वैल्यू जो इक्वेशंस गिवन है उसको मैं ले लेता हूँ। गिवन क्या था 2a - 3b + 5c = 0। अब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 2a जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया वही यहाँ जरूरत पड़ने वाली है, -2 2 0 3 1 4 प्लस 5c 2 0 -2 7 1 6। अब क्वेश्चन आपके माइंड पे आने वाला है कि यार 0 मैट्रिक्स दी है तो क्या ऑर्डर का मैं लूं। ऑर्डर तो 2/2 का होता है, 1/2 का होता है, 3/2 का होता है, 4/4 का होता है, 3/3 का होता है। ऑर्डर क्या लूं, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन समझाया था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी 2 मैट्रिक्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं तो उसके ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। मतलब लेफ्ट वाले पार्ट की जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर राइट हैंड वाले पार्ट के ऑर्डर से सेम होना चाहिए। मतलब ऑर्डर मैटर करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 मैट्रिक्स की इक्वलिटी जब बतानी होती है तो उनके ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। अब अपन लेफ्ट वाले पार्ट में यदि डिस्कस करें कि क्या ऑर्डर है, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, मतलब जो कितने बाय कितने का है 2/3 का है। जे भी कितने बाय कितने का है 2/3, तो 100% जे भी कितने बाय कितने का होने वाला है 2/3 का होने वाला है। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको भी 0 मैट्रिक्स को क्या रखना पड़ेगा 2/3 का ही रखना पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आप क्या कर रहे हैं, स्केलिंग फैक्टर मैंने आपको सिखाया अभी जस्ट। स्केलिंग क्वांटिटी यहाँ पे क्या है 3, क्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई हम अंदर कर रहे हैं सभी एलिमेंट के साथ। 6 0 3 9 3 एंड 12 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, स्केलिंग क्वांटिटी दी आ रही है तो सबसे पहले स्केलिंग क्वांटिटी का क्या करना है मल्टीप्लाई। 10 0 -10 35 5 30 = 0, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट 2a। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पूरे पार्ट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमको निकालना क्या है a निकालना है। 0 0 0 0 0 0 शिफ्टिंग होती तो साइन चेंज होता है, प्लस -6 6 0 9 3 12 -10 0 -10 35 5 30। चलिए, आपको पता है एडिशन हो या सब्ट्रैक्शंस हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेते हैं। 0 11 का -6 11 का -10, 0 + 6 -0 0 + 0 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया +10। नेक्स्ट 0 + 9 21 का एलिमेंट ले रहा हूँ -35, 0 + 3 -5, 0 + 3 सॉरी 0 हो गया, 0 के बाद 12 एंड -30। कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट करना है, 2a की वैल्यू आ जाएगी। क्या मिल रहा है यहाँ पे -16
-26 +6 -2 10 और यहाँ पे आपको मिल गया -18। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई? 2a की। लेकिन मुझे चाहिए क्या था? a के पास क्या मिल रहा है आपके पास? 2a। तो a बराबर क्या आ गया? 1/2 -16 6 10 -26 -2 -18। 2 से हम लोग डिवाइड कर दें इसको, -8 -13 3 -1 5 -9। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? a की वैल्यू गिवन है, के ए भी गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए एंड बी की वैल्यू। सेम क्वेश्चन है, केवल हमको क्या करना है यहाँ पे? कंपेयर कराना। देखिएगा क्वेश्चन आया हुआ भी है, देखिए 2019 पूछ कह रहा है के की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की। फिर यहाँ पे कंपैरिजन मैट्रिक्स की बात आएगी, मतलब इक्वल मैट्रिक्स की बात आने वाली। कैसे? क्या गिवन है? के ए गिवन है, क्या है? 0 3a 2b 24 और ए मैट्रिक्स भी गिवन थी। क्या है ए मैट्रिक्स? 0 2 3 -4। बहुत सिंपल है। स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग क्वांटिटी और कंपैरिजन, मतलब इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले स्केलिंग क्वांटिटी 0 2 के का मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलिंग क्वांटिटी है। पहले स्केलिंग क्वांटिटी लेते हैं, इक्वल 0 2b 3a 20। अब कंपेयर करा रहे हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल है। कंपेयर कैसे होगा देखते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो -4 किसके इक्वल आने वाला है? -4 के इक्वल आएगा 24 के। तो के बराबर कितना आ गया? -6, एक वैल्यू निकल कर आ गई। नेक्स्ट 2k इक्वल क्या आ गया? 3b। 2k इक्वल कितना आ गया? 3a। के की वैल्यू हमने अभी निकाला जस्ट, -6 -12। कैलकुलेशन है भाई, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। 3k इक्वल क्या जाएगा? 2b। मैंने अभी k की वैल्यू निकाला, -6 2b -18 2b, b बराबर कितना आ गया? -9। देखिए तीनों वैल्यू आ गई a b के। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी पर बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चन ले रहा हूँ और इवन यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन पे अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रूफ के साथ। नेक्स्ट ए स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशंस वाली मैट्रिक्स की बात हो रही है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था अब हम क्या सीखने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशंस मैट्रिक्स की अपन बात करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशंस में ऑर्डर की बात करते हैं कि यार ऑर्डर का मल्टीप्लाई कैसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ना 2017 का है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन IIT JEE में भी पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन JEE में भी पूछे जाते हैं या NDA एग्जाम पे भी पूछे जाते हैं। कैसे दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का, कैसे दो मैट्रिक्स के ऑर्डर का मल्टीप्लाई किया जाता है, मैं आपको ट्रिक के साथ यहाँ पे सिखाता हूँ। क्या बोल रहा है? ए का जो ऑर्डर है वो कितना है? 3x2। बी का जो ऑर्डर है वो कितना है? 2x4 है। आपसे पूछा जा रहा है ए इंटू बी के ऑर्डर क्या होंगे। चलिए मैं आपको सिखाता हूं शॉर्ट ट्रिक के साथ। ए का ऑर्डर क्या है? 3x2। बी का ऑर्डर क्या है? 2x4। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। जब हम मर्ज कर रहे हैं तो जब मर्जिंग होती है ना, तो जब मर्ज हो रहे हैं, दो एलिमेंट मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे कौन से दो एलिमेंट आ रहे हैं? यदि आप ध्यान से देखोगे 2 और 2 आपस में क्या हो रहा है? मर्ज हो रहे हैं। मर्ज हो रहे हैं मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म। देखिए ना, जब आप ए और बी को आपस में ला रहे हो तो जो 2 और 2 दोनों आपस में क्या होने वाले? मर्ज होने वाले। मर्ज होकर क्या हो जाएंगे? वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म, कुछ भी नहीं बचा भाई, कुछ भी नहीं बचा। आप जब पास में लेके आ रहे हैं तो दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे? एक दूसरे से डिस्ट्रॉय होंगे। आपको पता है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस क्या करते हैं? रिपल, रिपल का मतलब डिस्ट्रॉय कर देते, अपन डिस्ट्रॉय समझते हैं इसको। तो दोनों एलिमेंट कैसे हैं? सेम है। जब आप इनको आपस में ला रहे हैं तो कौन से दो एलिमेंट मर्ज हो रहे हैं? 2 2, तो वो दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा? ए। चलो एक एग्जाम्पल और ले, तो मैं आपको ना 3x3 मैट्रिक्स की बात करता हूँ। देखिए 2x1 ले लिया एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक बी ले लिया 1x3 का, और एक सी ले लिया 3x4। यदि मैं आपसे पूछता हूँ बताओ ABC क्या होगा? ABC का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले अपन A और B को मर्ज करते हैं। A और B को, जब A और B को मर्ज किए तो 1 1 क्या हो गया? कैंसल आउट। फिर अपन ने B और C को मर्ज किए
तो क्या डिस्ट्रॉय हो गया, 3 3 कैंसल आउट, बचा क्या 2 क्रॉस 4, खत्म। ये है ट्रिक। आया समझ में आपको? बहुत इजी मेथड, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ और ट्रिक से भी आप ध्यान रख सकते हैं।